हेलो, आप सभी लोगों का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं CSIR UGC पाथवे फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की। तो उसमें से आपके CSIR UGC का नेट का यूनिट नंबर 13 जो है वो मैंने चूज़ किया है। तो मैंने जैसे पहले भी वीडियो में बताया कि हम यूनिट वाइज चीज़ें लेंगे और उसमें से चीज़ों के ऊपर वीडियोस होगा, डिस्क्रिप्शन के साथ दूंगा ताकि आपको आसानी ये हो कि हम कौन सी चीज़ को कहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मेथड्स इन बायोलॉजी में। मेथड्स इन बायोलॉजी में अगर आप देखते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड रिकॉम्बिनेंट DNA मेथड्स है, टेक्निकल लेक्चर्स हैं ये सारे के सारे जो यूनिट नंबर 13 है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने एक यूनिट 8 से इनहेरिटेंस बायोलॉजी जो है उसको भी स्टार्ट कर दिया है। उसके भी लेक्चर्स और टेक्निक्स इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लेक्चर्स आप साथ में आपको रोज़ या 1-2 दिन के अंतर पे मिलते रहेंगे। तो आज मैंने इसको 2 भागों में डिवाइड किया है क्योंकि शॉर्ट वीडियोस करेंगे ताकि आप इसको समझ सके 10 से 15 मिनट के अंदर। तो एक आता है इसमें, देखिए, जनरेशन ऑफ जीनोमिक एंड cDNA लाइब्रेरीज इन प्लाज्मिड, फेज, कॉस्मिड, बैक एंड याक वेक्टर्स। और सेकंड में आता है आपका DNA सीक्वेंसिंग मेथड, स्ट्रैटेजीज फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग, जो कि आपका होल जीनोम सीक्वेंसिंग भी आता है। तो 2 वीडियोस आपको इस पे लगातार आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे DNA क्लोनिंग की। तो DNA क्लोन क्या होता है? क्लोन का सिंपल मायने ये है कि आप किसी चीज़ की कॉपी बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपना एक कोई दूसरा कॉपी बना देता हूँ तो वो क्लोन कहलाएगा मेरा। तो उसी हिसाब से आप DNA की जब बहुत सारे कॉपी बनाते हैं उसको हम कहते हैं क्लोनिंग टेक्नोलॉजी, और यही आपका रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, जो कि 1980s के दशक में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। बहुत सारी ब्रेक थ्रू रिसर्च आपके रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं। तो इसमें कुछ यूज़ होते हैं वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स वो चीज़ है जहाँ पे आप अपने DNA को क्लोन कर, अगर आपको कोई जीन को स्टडी करना है तो आपको उसको क्लोन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो और इसकी और एक रेलेवेंस जो आती है वो आती है आपकी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है आपकी। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ये सारी चीज़ें यूज़ हुई थी और वहीं से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हुआ, और उसके बाद सारी की सारी जितने आप कंप्यूटेशनल जो नॉलेज है जो गेन किया वो भी वहाँ से निकल के आई है। उस पर भी हम एक बार बात करेंगे कि क्या था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, उस पर पूरा एक लेक्चर मैं बनाऊँगा। तो अब बात करते हैं प्लाज्मिड वेक्टर की। प्लाज्मिड जो है बैक्टीरिया में पाया जाता है। बैक्टीरियल सिस्टम में आप उसको आइसोलेट करके इन विट्रो में आप अपने जीन को क्लोन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे पाया जाता है बैक्टीरियोफेज, जो कि M13 वेक्टर है। ये इसके साथ एडवांटेज आपका M13 वेक्टर के साथ ये है कि आपको सिंगल स्ट्रैंडर्ड DNA मिल जाता है। क्योंकि अगर आपको DNA के बारे में अगर पता हो तो DNA डबल स्ट्रैंडर्ड होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि आपके नाइट्रोजन बेसिस के साथ होता है। ये क्यों ज़रूरत थी और इसका एडवांटेज ये रहा क्योंकि जब आप मैं 2-3 मिनट में आप समझेंगे चेन टर्मिनेशन रिएक्शन जो कि सीक्वेंसिंग में यूज़ होता है, उसके लिए आपको सिंगल स्ट्रैंडर्ड DNA चाहिए होता है। तो आप सिंगल स्ट्रैंडर्ड DNA आप M13 वेक्टर में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे शो किया है कि आपका DNA इंसर्ट है, आप एक रिकॉम्बिनेंट M13 वेक्टर बनाते हैं, इसको ट्रांसफ़र करते हैं E. coli में, और उसके बाद आपके जो वायरस के पार्टिकल्स आएंगे आप उसको प्रोटीनेज डाइजेशन कीजिए और उसके बाद से आपको सिंगल स्ट्रैंडर्ड DNA यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा आप देखते हैं कि क्या क्लोनिंग वेक्टर्स और यूज़ होती है, वो एक और आती है फास्मिड। उसके अलावा फॉस्मिड्स है, ठीक है, कॉस्मिड्स हैं, ऐसे सारे वेक्टर्स हैं जिसमें आप क्लोन कर सकते हो। और ये डिपेंड करता है कि इसकी साइज़ कितनी। जैसे प्लाज्मिड में आप 6 से 8 KB तक आराम से कर सकते हो। M13 वेक्टर जिसमें आपको सिंगल स्ट्रैंडर्ड DNA तो मिल जा रहा है सीक्वेंसिंग पर्पज़ के लिए, लेकिन उसकी साइज़ लिमिट है कि 3 KB से ज़्यादा अगर आप उसमें रिकॉम्बिनेंट M13 बनाते हो तो उसमें प्रॉब्लम आता है। प्लाज्मिड्स में क्या है कि आप इसी चीज़ को, दोनों का मिक्सचर है, प्लाज्मिड प्लस जो आपका बैक्टीरियोफाज को आपने यूज़ किया है, उसमें आपकी लेवल जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है कि साइज़ जो है वो 10 KB तक का आपका बन जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक प्लाज्मिड है,
इस फ्लाज्मिड में कोड प्रोटीन है, इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। इसके बाद जो क्लोनिंग के लिए यूज़ होता है वो होता है पीसीआर बेस। पीसीआर बेस कैरी मुलिस ने नोबेल प्राइज़ भी उनको मिला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है और आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इसके बगैर नहीं जान सकते हैं। तो ये पीसीआर बेस्ड टेक्निक है। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे 2 प्राइमर्स इन्होंने दिखाए हैं, जैसे एडवांसमेंट भी देख सकते हैं कि इन्होंने एक को मैग्नेटिक बीड से अटैच कर दिया। जब आपने पीसीआर किया, अब पीसीआर क्या है, कैसे एम्प्लीफिकेशन होती है और डीएनए का स्ट्रक्चर है, इस पर अलग से हम वीडियो बनाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं जीनोम सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं और वो कौन सी चीज़ें उसमें यूज़ होती है, टेक्निकल लेक्चर है। तो इसमें देखिए आपने जब पीसीआर के आपके ये बन गए और उसके बाद आपने इसको मैग्नेट से एक तरफ खींच लिया तो आपके सारे के सारे जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आ गए। क्यों सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए? क्योंकि आपको सीक्वेंसिंग के लिए केवल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ही चाहिए होता है। दूसरा चीज़ आप जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि यूनिवर्सल प्राइमर ले सकते हैं। यूनिवर्सल प्राइमर जो है वेक्टर बेस्ड है, जो क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि जो हमने कॉस्मिड्स की बात कर रहे हैं या फास्मिड्स की बात कर रहे हैं, ये सब डिराइव्ड हैं किसी ओरिजिनल प्लाज्मिड के साथ, तो उसमें सब में वो चीज़ें पाई जाती हैं। तो अब यूनिवर्सल प्राइमर एक ही लेके आप अपने डीएनए को सीक्वेंस कर सकते हैं। तो दैट इज़ ए एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए यूनिवर्सल प्राइमर। और इंटरनल प्राइमर से आप जस्ट सीक्वेंसिंग या क्लोन कर सकते हैं या डायग्नोस्टिक पीसीआर में को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो वेक्टर्स यूज़ किए गए थे सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी में, वो जो कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी था। इनिशियली उन्होंने शुरुआत की प्लाज्मिड्स के साथ, फिर उन्होंने शुरुआत की आपके M13 के साथ, फिर उन्होंने बात की पीसीआर बेस के साथ, फिर उन्होंने बात की याक की। याक क्या है? ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है। ये ईस्ट में और प्लस बैक्टीरिया में दोनों में आप ग्रो कर सकता है और इसका क्योंकि शटल वेक्टर होता है। लेकिन अगर आप ईस्ट के अंदर देखेंगे तो इसमें सेंट्रोमेरिक है, ठीक है। तो सेंट्रोमेरिक होने के चलते ईस्ट में ये अपना मल्टीप्लाई करता रहता है। प्लस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट्स दिए गए हैं जहाँ पे आप क्लोन करना चाहते हो, मार्कर्स हैं। तो बैक आया उसके बाद बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोमल क्या है? इसमें लगभग आप 150 KB तक अपने जीन को क्लोन कर सकते हो। अगर आप ध्यान दें प्लाज्मिड में कितना था, 6 से 8 KB था, और आप प्लाज्मिड्स में कर रहे हैं तो 10 KB था। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और जो कि बैक्टीरिया के लिए बनाया गया, ईस्ट आर्टिफिशियल को जो स्पेसिफिकली ईस्ट के लिए बनाया गया, आप जीनोम का सीक्वेंस बहुत ज़्यादा जो साइज़ है उसको कर सकते हैं। इसकी इम्प्लीकेशन क्या है वो अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताया वेक्टर्स। तो दीज आर द वेक्टर्स विच इज़ यूज फॉर क्लोनिंग पर्पस एंड यूज फॉर द सीक्वेंसिंग, जिसमें प्लाज्मिड्स है, M13 बेस वेक्टर था, फास्मिड्स था, कॉस्मिड्स था, फिर उसके बाद बैग्स, यैक्स जो आई हैं और पीसीआर बेस्ड चीज़ें हमने यूज़ की। अब हम देखते हैं कि पीसीआर का जो थर्मल साइक्लर है जो कि हम यूज़ करते हैं सैंगर डाइडिऑक्सी मेथड में भी, जैसे उसमें क्या है कि आपका टेम्पलेट डीएनए है, आपने उसको डीनेचर किया। डीनेचर करने के बाद आपने डाइडिऑक्सी डाला। अगर आप ध्यान देंगे डीएनए के स्ट्रक्चर का, तो डीएनए में हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, यानी कि सेकंड पोजीशन पे एक ऑक्सीजन की कमी होती है, जो इसमें 2,3 डाइडिऑक्सी होता है, यानी कि थर्ड पोजीशन पे और सेकंड पोजीशन दोनों पे ऑक्सीजन नहीं है। इसके चलते आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बन पाता है। हम इसको डीएनए रेप्लिकेशन में भी पढ़ेंगे और उसके चलते आपका चेन टर्मिनेट हो जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी जो सैंगर ने जो कि 1977 में की थी, फेडरिक सैंगर, इनको और इसके साथ जो मैग्जम एंड गिलबर्ट थे, ठीक है, मैग्जम एंड गिलबर्ट, इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था फॉर केमिकल सीक्वेंसिंग रिएक्शन एंड द सैंगर सीक्वेंसिंग उनके नाम से बनाया गया, जो कि डाइडिऑक्सी बेस्ड मेथड था। और इसमें पहले लोग पेज यानी पॉलीक्लोराइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या हाई कंसंट्रेशन का एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ करते थे। और ये सारी टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें जीनोम सीक्वेंसिंग में यूज़ की जाती हैं, क्योंकि नेक्स्ट पिक्चर में आपको बताऊंगा नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का। इसके बाद जो एक दशक आया या उसके कुछ सालों बाद, जबकि 1990 के आसपास लोगों ने ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग शुरू कर दिया, जो कि डाइडिऑक्सी मेथड ही था, बट उसमें यह था कि इन्होंने फ्लोरोसेंट DNTPs यूज़ किए, डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स। और इसका एडवांटेज ये था कि आपको कौन सा न्यूक्लियर, क्योंकि आपको ऑटो रेडियोग्राफी नहीं चलानी है, आपको लॉन्ग पेज जेल्स नहीं चलाने हैं। हालांकि पेज में आप एक न्यूक्लियोटाइड को देख सकते हो, लेकिन उसकी हाई थ्रूपुट पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो लोगों ने उसको फ्लोरोसेंट
जो साइंटिस्ट थे उन्होंने फ्लोरेसेंट उससे किया, और फ्लोरेसेंट करने के बाद उसको डिटेक्ट कर लिया कि भैया ये कौन सा बेसिस आ रहा है, और कलर कोड से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये ए था, टी था, जी था, ये सी था। इसके बाद ये जो चीज़ें हुई, मैं सारी स्टेप बाय चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे चीज़ें आई इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी में क्या एडवांसमेंट हुई है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो एडवांसमेंट हुई थी वो थी कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि डायडिऑक्सी बेस्ड मेथड का ही है। पहले ऑटो रेडियोग्राफी था, फिर उसके बाद आपको ऑटोमेटेड किया जिसमें आप डिटेक्टर के थ्रू कर सकते थे। उसके बाद कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस आया, और कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस में यह था कि एक साथ आप 48 या 96 जो थे एक साथ रिएक्शन चला सकते थे। इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि 2 घंटे से भी कम टाइम पे आप 1000 सीक्वेंसेस को कर सकते थे। सेम टेक्नोलॉजी थी बट डिफरेंट एस्पेक्ट में था। इसके बाद तो ये हो गई आपकी वेक्टर्स क्या हैं, कौन से वेक्टर्स यूज़ होते हैं जीन क्लोनिंग में, कौन से वेक्टर्स यूज़ होते हैं और मतलब फॉर द सीक्वेंसिंग करने के लिए, जैसे कि यैक और बैक यूज़ किए गए। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि कौन सी टेक्नोलॉजी जो कि ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग और दूसरे जीनोम टेक्नोलॉजी में यूज़ हुई, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इट इज़ द ऑटोमेटेड, the Sanger dideoxy method and your capillary electrophoresis। इसके बाद का जो दौर आया वो एक दौर आया पायरो सीक्वेंसिंग का, जिसमें ये बताया गया कि भैया आपको डायडिऑक्सी की भी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने एक नई केमिस्ट्री इसमें यूज़ किया कि जो भी आपके DNTP आप यूज़ कर रहे हैं, डायडिऑक्सी नहीं यूज़ कर रहे हैं, उसको आप पर्टिकुलरली लाइज कर देंगे। कैसे लाइज करेंगे? जैसे कि मान लीजिए आपका यहाँ C था और यहाँ G इनकॉर्पोरेट हुआ, यहाँ पे मान लीजिए T था तो आपका A इनकॉर्पोरेट हुआ, मान लीजिए यहाँ A है तो यहाँ पे मान लीजिए T है। अब जब आप एक एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए A, G, T, C ये न्यूक्लियोटाइड डाल रहे हैं, अगर आपने A डाला तो A इसके साथ बाइंड नहीं करेगा, अगर आपने G डाला वो भी बाइंड नहीं करेगा, T डाला वो भी बाइंड नहीं करेगा, C है वो बाइंड कर जाएगा अगर आप C को कंसीडर कर रहे हैं तो, ठीक है। और हालांकि यहाँ पे मैंने दिखाया कि C था इसलिए यहाँ पे G आया, तो बाकी चीज़ें जो है वो डिग्रेड हो जाएंगी और जो चीज़ इनकॉर्पोरेट हो जाएगी आप उसको कीमोल्यूमिनेसेंस से देख सकते हो। यही टेक्नोलॉजी जो कि आप फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब से कैमरे के थ्रू देख सकते हो कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट हुआ, तो इससे एक टर्मिनोलॉजी आती है सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस। सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस यानी कि जब आपका क्योंकि आपका डायडिऑक्सी मेथड में आप चेन टर्मिनेशन देख तो रहे हो, आपने उसको फ्लोरोक्रोम से अटैच तो कर दिया, कैपिलरी डिटेक्शन भी कर रहे हो इन कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस में, लेकिन वो वन एट ए टाइम है यहाँ, और वो एट द एंड रिजल्ट में आप देख रहे हो। यहाँ पे ये हो गया कि भैया जब आपकी सीक्वेंसिंग हो ही रही है तभी आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वही फ्लोरेट्स करेगा जो कि इनकॉर्पोरेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। सो ये एक रिवोल्यूशनाइज टेक्नोलॉजी हुआ, और यही चीज़, और ये मैं एक तरीके से आपके लिए फाउंडेशन बना रहा हूँ ताकि आप होल जीनोम सीक्वेंसिंग को भी समझ सकें कि उसमें भी यही टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जो कि आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो मेथड्स हैं, हम मेथड्स को किस तरीके से बता सकते हैं। देखिए ये एक बहुत ही एग्जांपल है, मैं शायद ये बता चुका हूँ आपको। तो आपकी PCR था, आपका फ्लोरेसेंट था, आपने लेबल कराया, इस तरीके से आप इसको जेल पे देखते हैं और ऑटोमेटेड ये करते हैं। इसके बाद हम करते हैं अप्रोच क्या है, सीक्वेंसिंग की अप्रोच कौन सी यूज़ की गई। तो सबसे इसका एग्जाम्पल अप्रोच था शॉटगन अप्रोच। शॉटगन अप्रोच का सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए जैसे आपकी किताब है, ठीक है, आपने इस किताब को फाड़ दिया, इसके सारे पेजेस को ऐसे फाड़ दिए हैं, ठीक है, और इस पेजेस को फाड़ने के बाद आप इसको जब जोड़ रहे हैं, ये आपका शॉटगन अप्रोच हुआ था। और ये इनिशियली आपके ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट में इस्तेमाल में किया गया। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि DNA था, आपने इसको या तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से या सोनिकेशन से या आप नेबुलाइजाइजर से पास थ्रू करके आप इसको शॉर्ट डिजायर्ड फ्रैगमेंट्स में, जो कि 200 से लेके 500 बेसिस के आसपास होते हैं, ये फ्रैगमेंट्स आए। इस फ्रैगमेंट्स को आपने क्या किया, क्लोन किया। कहाँ क्लोन किए? अब आती है वही क्लोनिंग वाली बात
जिसमें कि आपने किस में किया था, इनिशियली प्लाज्मिड में क्लोन किया, आपने इन चीज़ को क्लोन कहाँ पे किया, आपने इसको M13 वेक्टर में क्लोन किया, और बाद में जाके आपने इसको बैक में या याक में क्लोन किया, और फिर सारी की सारी सीक्वेंसिंग कर डाली। ये है शॉटगन अप्रोच। बड़े सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। शॉटगन अप्रोच जो था, इनफैक्ट इट वाज यूज्ड टू सीक्वेंस द 1.8 MB मेगा बेस पेयर जीनोम सीक्वेंस ऑफ बैक्टीरियम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो था, इसका सबसे पहला जो सीक्वेंस जो कि 1995 में हुआ था, ये किया था। इससे पहले जो 5X174 था, ये लगभग 1975 के आसपास सीक्वेंस हुआ था। उसके बाद जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जो सीक्वेंस हुआ था वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा था, जो 1995 में हुआ था। उसके बाद 1996 में आपका फर्स्ट यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म, जो कि आपका मॉडल ऑर्गेनिज्म भी है, हाँ जी, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, जो कि आप जान रहे होंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, वो सीक्वेंस हुआ था। और ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस कब आई थी? 2001 में। शुरू कब हुई थी? ये हुई थी तकरीबन शुरू 1988 में US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने शुरू किया था। फिर बाद में बहुत सारे कॉन्सोर्शियम बने और ये 1990 से ये सीक्वेंस शुरू हुआ। तो अगर आप टोटल ईयर्स देखें तो लगभग 13 साल लगे थे सीक्वेंसिंग को। और ये एक ऐसा दशक था जिस दशक में बहुत सारी एडवांसमेंट हुई, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये एक नटशेल में आपको बता रहे हैं कि अर्ली सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी क्या थी। तो एक थी आपकी शॉटगन अप्रोच। इसके अलावा दूसरी अप्रोच जो आती है वो आती है क्लोन कंटिंग अप्रोच, ठीक है। ये क्लोन कंटिंग अप्रोच भी बेस तो सेम ही है, बस इसमें ये चीज़ की जाती है कि आप कैसे गैप्स को फिल करते हैं। क्योंकि देखिए ये बैक्टीरिया था, बहुत आसान था इसको सीक्वेंस करना, इसके गैप्स को देखना कि भाई चीज़ों को जैसे जोड़ना, जिसको ग्लू के साथ हम कह रहे हैं, छोटा पेज होगा, छोटी बुक होगी तो भाई आसानी से जुड़ जाएगा। मान लीजिए एक पेज को आपने फाड़ दिया 10 भागों में, तो 10 पीस को जोड़ना आसान है। लेकिन अगर आप यही चीज़ 100 पेज की किताब को फाड़ दें इधर उधर, तो सबको जोड़ के भी तो लाना है ना कि भाई ये कैसी चीज़ है, तो उसमें टाइम लगता है। तो उसके लिए बहुत सारे अप्रोचेस जो साइंटिस्ट ने डेवलप की, और एक अप्रोच जो पहले जिसको कहा जाता है क्लोन कंटिंग अप्रोच और क्रोमोसोम वॉकिंग। आपको 2 मिनट और लूँगा आपका, ताकि ये चीज़ हमारी ख़त्म हो जाए। देखिए यहाँ पे शॉटगन अप्रोच फॉर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का कैसा था। आपने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया। डीएनए एक्सट्रैक्शन के बारे में भी हम बात करेंगे एक बार कि भाई डीएनए एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर क्या है, इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम, ठीक है। सोनिकेट क्या, डिजायर्ड फ्रैगमेंट्स के आपके साइज आ गए। आपने इसको या तो एग्रोस जेल में, जो कि ये सेलेरा जीनोमिक्स ने हालांकि ये किया था, एग्रोस जेल से उन्होंने डिफरेंट साइजेस के बैंड्स इससे कट आउट कर लिए। कट आउट करने के बाद देखिए इन्होंने 1.6 to 2 KB के बैंड्स लिए और इसको इन्होंने क्लोनल लाइब्रेरी बना ली, और इस क्लोनल लाइब्रेरीज को इन्होंने सबको सीक्वेंस किया और कंप्यूटर में जाके सारी की सारी जो पोथी थी उसको जोड़ दी, सारी कड़ियों को जोड़ दिया, ठीक है। अब आता है कि आप इसको जोड़ते कैसे हैं। तो जोड़ने के देखिए दो तीन अप्रोचेस हैं। एक अप्रोच तो देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया सीक्वेंस गैप, यानी कि आपके पास सीक्वेंस वो हुआ ही नहीं, उस जगह पे वो सीक्वेंस था ही नहीं। मान लीजिए वो जब आपने इसको यहाँ पे तोड़ा ना, यहाँ पे जब आप तोड़ते हैं इस चीज़ को, तो आपका हो सकता है कि जब और क्लोन कर रहे हैं तो वो क्लोन ही नहीं आया, आपने सीक्वेंस तो कर लिया, फिर आपको दिख रहा है जब जोड़ रहे हैं कि भाई ये पीस तो कहीं उड़ गया, ये कोई या तो कहीं भाग गया ये पीस, तो कैसे करेंगे। तो उसका इन्होंने एक तरीका निकाला, वो ये था कि भैया अगर आपके पास एक सीक्वेंस इसका है, मैं कलर कोड चेंज कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक सीक्वेंस ये है, तो दोनों के एंड से पीसीआर करके इन्होंने देख लिया तो सीक्वेंसिंग गैप फिल हो गई। दूसरे अप्रोच में इन्होंने क्या किया कि अगर भाई वो चीज़ है ही नहीं, तो दूसरे अप्रोच में उन्होंने क्या किया कि दूसरा लाइब्रेरी बनाई, प्लाज्मिड नहीं बनाई। प्लाज्मिड में क्योंकि सारी चीज़ नहीं आती, उन्होंने बैक्टीरियोफेज लैम्डा वेक्टर यूज़ किया, उसमें क्लोन कर दिया, और उसमें क्लोन करने के बाद उन्होंने क्या किया कि उसको इन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड मेथड से, और एक बनाई, 2 अप्रोच यूज़ किए थे, ए और बी। दूसरा ये था कि पीसीआर से। दोनों को मैं बता रहा हूँ, फिर मैं क्लोज करूँगा इसको यहाँ पे, कि उन्होंने क्या किया कि जैसे आपके मान लीजिए इतने सारे लाइब्रेरीज आ गए 1 2 3 4, जिसमें एक एक शॉर्ट पीसेस ऑफ सीक्वेंस, जो टुकड़े हैं ना, जो कागज के जो मैं बोल रहा था, वो इन जगहों पे स्थापित है, मतलब इन जगहों पे हैं। तो उन्होंने क्या किया, इसके बेसिस पे देखा कि प्रोब्स बनाए कि भाई ये प्रोब्स कहाँ हाइब्रिडाइज करते हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन टेक्नोलॉजी में आता है, इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। तो उन्होंने सारी चीज़ों को देखा यहाँ पे
कि कौन, तो इन्होंने देखा कि 1 पे इस जगह पे आ रहा है, ये माइक्रोटाइटर प्लेट में इन्होंने किया था, ये ग्लास प्लेट्स में भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 में ऐसा आया था, 3 में ऐसा, तो इन्होंने ये सब देखा कि देखो 1 जो जहाँ पे आ रहा है वो 7 के साथ मैच कर रहा है। तो इन्होंने ये देखा कि 1 और 7 जो है मैच कर रहा है एकदम सटीक से। तो इस चीज़ से इन्हें ये पता लग गया कि भैया इसमें होमोलॉजी है, और इसके बेसिस पे इन्होंने ये देखा कि क्या हम इसकी जो एंड रीजन है क्या हम इसको फिल कर सकते हैं, क्योंकि चौथा वाला जो क्लोन था ये इनके पास ऑलरेडी सीक्वेंस क्लोन था। तो जब इन्होंने इसके बेसिस पे पीसीआर किया, जैसे आप यहाँ पे देखते हैं 1 और 3 का कॉम्बिनेशन, 1 और 4 का कॉम्बिनेशन, 1 और 7 का जब इन्होंने उठाया जो कि इस वेक्टरोफेज में था उसको सीक्वेंस किया, तो आपको जो मिसिंग पीस थी वो मिल गई। ठीक है, तो ये शॉटगन अप्रोच था। तो मैं यहाँ पे अंत करूँगा, आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि सीक्वेंसिंग जो टेक्नोलॉजी थी उसमें अर्ली एफर्ट्स क्या थे। आज हमने ये सीखा कि अर्ली एफर्ट्स क्या थे, और वो अर्ली एफर्ट्स में हमने ये देखा कि वेक्टर्स कौन से टाइप्स के थे। उसके बाद हमने ये देखा कि आप सेंगर डाइडिऑक्सी मेथड क्या था, फिर हमने ये देखा कि वो ऑटोमेटेड कैसे हुआ, फिर हमने ये देखा कि पायरो सीक्वेंसिंग क्या था जो कि सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस था, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो पहला ऑर्गेनिज्म था वो शॉटगन अप्रोच से कैसे सीक्वेंस किया जाता है और कैसे हम उसको एनालाइज करते हैं। ऐसे जीनोम सीक्वेंसिंग होती है। आज की डेट में नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग होती है। हम इस चीज़ पे आपके लिए दूसरे वीडियो का आप इंतज़ार कीजिएगा जिसमें मैं बात करूंगा, दैट इज़ होल जीनोम सीक्वेंसिंग बाय नेक्स्ट जनरेशन, मतलब कि नेक्स्ट जनरेशन, और वो भी इल्यूमिना के ऊपर। इसी के साथ मैं अंत करता हूँ। स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।